नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम NCVT का पेपर सॉल्व कर रहे थे। सेकेंड सेमेस्टर का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ये पेपर था और इसके पहले पार्ट में मैंने 25 प्रश्न आपको सॉल्व करके बताए थे। इस पार्ट में हम 26 से 50 प्रश्न यानी कि बाकी बचे हुए जो प्रश्न थे उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट ऑनलाइन बड़ी DC मोटर चलाने के लिए उपयुक्त नहीं है, क्यों? दोस्तों, एक स्टार्टर होता है जिसको DOL स्टार्टर बोलते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो DOL स्टार्टर है उसको बड़ी DC मोटर चलाने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, क्यों? तो दोस्तों, इसका आंसर जो जाएगा वो आपका D जाएगा, घ ऑप्शन होगा। शुरुआती करंट बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि जो स्टार्टिंग करंट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि DOL स्टार्टर यूज़ नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग आते हैं। 27 देखिए, DC मोटर के परिक्रमण की दिशा हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो DC मोटर के घूमने की दिशा दोस्तों हम लोग फ्लेमिंग के लेफ़्ट हैंड रूल से पता लगाते हैं। जब भी मोटर की बात आएगी तो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल लगेगा और कभी भी जनरेटर की अगर बात आती है तो वहाँ पर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर B होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। यदि DC मोटर का आर्मेचर घूमता है तो EMF कैसे प्रभावित होता है? यहाँ पर बोला जा रहा है दोस्तों कि DC मोटर का अगर आर्मेचर घूमता है तो EMF कैसे प्रभावित होता है। तो DC मोटर अगर घूमता है तो वहाँ पर दोस्तों एक EMF जनरेट होता है जिसको बैक EMF कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? B होगा, बैक EMF। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग बढ़ते हैं। 29 में लिखा हुआ है DC मशीन का कार्य क्षमता महत्तम कब होगी? दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है हिंदी के क्वेश्चन को समझने में, इसलिए मैं इंग्लिश में भी समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि DC मशीन की जो इफ़िशियंसी होगी वो मैक्सिमम कब होगी, अधिकतम कब होगी? तो जब हमारे कांस्टेंट लॉस और जो वेरिएबल लॉस हैं, कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉस, वो दोनों जब बराबर होते हैं तो हमारी जो इफ़िशियंसी होती है DC मशीन की वो अधिकतम होती है। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो B सही होगा। परिवर्तनीय घाटा, जिसको वेरिएबल लॉस बोलते हैं, और स्थिर घाटा यानी कि कांस्टेंट लॉस, ये दोनों जब बराबर होंगे तब हमारा जो इफ़िशियंसी है वो मैक्सिमम होगा। आंसर B होगा 29 का। 30 पर हम लोग चलते हैं। शुरू करने के लिए यदि आप शुरुआत में बड़ी DC मोटर का प्रयोग ना किया जाए तो ऐसा करंट खींचा जाएगा जो। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में अच्छे से नहीं बताया गया है। क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर हम DC मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर का यूज़ ना करें तो क्या होगा। क्वेश्चन का सीधा मतलब ये है। इंग्लिश का सेक्शन अगर पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा कि अगर हम लोग स्टार्टर यूज़ ना करें तो क्या होगा। तो दोस्तों, इसमें पहली चीज़ यहाँ पर दे रखा है, पहला ऑप्शन संभवतः कम्यूटेटर आर्मेचर को नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा है फुल लोड करंट से भी कई गुना ज़्यादा होगी, करंट जो होगी वो फुल लोड करंट से भी ज़्यादा करंट होगी। और तीसरा है लाइन पर अत्यधिक वोल्टेज ड्रॉप प्रबंधक होगा। तो ये सारे ही ऑप्शन दोस्तों सही हैं। यहाँ पर आंसर जो जाएगा वो D जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर जो होगा वो D होगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। 31 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फुल लोड रेंज में भी इनमें से कौन सी DC मोटर की गति स्थिर होती है? दोस्तों, यहाँ पर जो बोला जा रहा है ऐसी कौन सी मोटर जिसकी स्पीड जो होती है वो चेंज नहीं होती या कांस्टेंट होती है, मतलब हर समय चेंज नहीं होती रहती, जब हम चाहेंगे तभी इसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी मोटर दोस्तों DC शंट मोटर होती है। DC शंट मोटर का जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी अच्छा होता है। तो DC शंट मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी स्पीड जो होती है वो स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग आपको पता होगा AC वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर D होगा, AC वोल्टेज को बढ़ाने अथवा घटाने में। 32 का D आंसर। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में कौन सी चीज़ भरी जाती है? तो शायद आप सभी को पता हो, सिलिका जेल हम लोग यूज़ करते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने के लिए। सिलिका जेल ट्रांसफार्मर के ब्रीथर में भरा जाता है, तो इसका आंसर A होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर किस धातु का बना होता है? दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो सिलिकॉन स्टील या फिर CRGO, जिसको कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड कहते हैं, उसका बना होता है। और ये लैमिनेटेड होता है ताकि एडी करंट लॉसेस अपने कम हो सकें।
क्वेश्चन नंबर 35 जाइए, तो 35 पे देखेंगे ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी स्थिति महत्तम कार्यक्षमता की होती है। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी अधिकतम कब होगी, उसकी दक्षता जो है वो अधिकतम कब होगी। तो इसमें भी दोस्तों वही लॉजिक लगेगा, जो कॉपर लॉस है वो आयरन लॉस के बराबर जब हो जाते हैं तो वहाँ पर जो इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। आंसर जो इसका जाएगा 35 का वो सी जाएगा, तांबे में घाटा बराबर आयरन में घाटा, यानी कि कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस। क्वेश्चन नंबर 36 अगर हम देखते हैं, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो ऑयल होता है वो जब एक्सपैंड होता है तो कंजर्वेटर में चला जाता है, और अगर कंजर्वेटर नहीं लगा होगा तो क्या होगा, ट्रांसफार्मर से तेल बाहर चला जाएगा, इसलिए हम लोग कंजर्वेटर लगाते हैं। जो 36 का आंसर होगा वो ए होगा, तेल के माप का संचालन करना। यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में बढ़ते हैं, इनमें से क्या है जो ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है। दोस्तों ट्रांसफार्मर क्या करता है, करंट को भी चेंज करता है और वोल्टेज को भी चेंज करता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी को जो ट्रांसफार्मर है फ्रीक्वेंसी को कभी चेंज नहीं करता है। यानी कि जितनी प्राइमरी में फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी में होगी। अगर 50 हर्ट्ज़ आपने प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दी है तो सेकेंडरी में भी 50 हर्ट्ज़ ही होगी। तो इसका आंसर फ्रीक्वेंसी होगा, यानी सी ऑप्शन होगा 37 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का आम तरीका है। तो नॉर्मल जो तरीका है दोस्तों, आम तरीका वो ऑयल कूलिंग है, उसमें ऑयल भरकर हम लोग क्या करते हैं, पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करते हैं। 38 का ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पर हम लोग चलते हैं, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। तो कंजर्वेटर अभी बताया था मैंने, क्वेश्चन उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। 39 का जो आंसर होगा वो डी होगा, और डी ऑप्शन आप लोग पढ़ें। ट्रांसफार्मर के तेल के विस्तरण और संकुचन का ध्यान रखता है, क्योंकि वातावरण में तापमान बदलता रहता है। दोस्तों जब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वातावरण में गर्मी पड़ती है तो जो ऑयल है वो बॉइल्ड होना शुरू होता है और उबलने, मतलब बाहर की ओर एक्सपैंड होने लगता है, फैलने लगता है, और जब वो फैलता है तो वो ब्रीथर कंजर्वेटर में चला जाता है। तो इसलिए कंजर्वेटर मेनली लगाया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 39 का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बकहोल्स रिले किस पर सावधानियां सुरक्षा प्रदान करती है। दोस्तों कभी भी बकहोल्स रिले आ जाए तो आप लोग याद रखिए कि ट्रांसफार्मर के इंटरनल फॉल्ट यानी कि जो आंतरिक दोष हैं उनसे सुरक्षा करेगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, ट्रांसफार्मर में जो ये बकहोल्स रिले है ये आपके मेन टैंक और कंजर्वेटर के बीच में लगाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा, और ये रिले ट्रांसफार्मर में यूज़ होती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो सुरक्षा प्रदान करता है वो आंतरिक दोषों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, आंसर ए होगा इसका 40 का। 40 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं, ट्रांसफार्मर में ब्रीथर का कार्य क्या होता है। जो ब्रीथर है वो उसका यूज़ क्यों किया जाता है ये बोला जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, बाहर की हवा अंदर आते समय नमी को ट्रांसफार्मर के अंदर आने से रोकना। दोस्तों ब्रीथर का मतलब है कि ब्रीथ करना, सांस लेना। तो ब्रीथर में हम लोग मेनली सिलिका जेल डालते हैं। सिलिका जेल एक केमिकल होता है जो नमी होती है, बाहर की हवा में जो मॉइस्चर होता है उसको सोख लेता है सिलिका जेल, और शुष्क वायु को ट्रांसफार्मर के अंदर भेजता है। तो ब्रीथर का काम यही होगा। आंसर जो होगा वो डी होगा, ठीक है। ब्रीथर का जो कार्य होगा वो क्या होता है, बाहर की हवा को अंदर भेजना और नमी रोक कर। तो इसका आंसर 41 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 पर चलते हैं, ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पक्ष यदि 20 बार लपेटता है। यानी कि दोस्तों हिंदी ये यहाँ पर है, तो इंग्लिश में आपको बता दूँ कि क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में। तो इंग्लिश में ये बोला जा रहा है कि प्राइमरी वाइंडिंग में जो फेरे हैं वो 20 हैं, और उसका वोल्टेज रेशियो जो है वो मैं आपको दिखाऊं 220 ऑब्लिक क्या है, 220 ऑब्लिक 110, यानी कि जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी में कम हो रहा है, आधा हो रहा है वोल्ट है। तो उत्प्रेक्षा में कितनी बार लपेट होंगे, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने लपेट होंगे। तो दोस्तों वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग में कम हो रहा है, आधे हो रहा है वोल्टेज, तो इसके जो सेकेंडरी वाइंडिंग के फेरे हैं वो भी आधे हो जाएंगे, यानी कि 20 से 10 हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो जाएगा वो क्या जाएगा, डी जाएगा, सॉरी सी ऑप्शन होगा, 10 फेरे। क्वेश्चन नंबर 43 में ट्रांसफार्मर वोल्टेज नियंत्रण में यहाँ पर रेगुलेशन आपसे पूछा गया है।
यहाँ पर रेगुलेशन की बात बोली नहीं गई, लेकिन यहाँ पर रेगुलेशन पूछा गया है, तो 43 का आंसर जो होगा वो ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट है तो फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो आपको मैं बताऊँगा कि ऐसा क्यों है। उसके अलावा दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है और आपको लगता है कि मुझसे गलती हुई, मैंने इस क्वेश्चन को गलत बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। 44 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। सामान्य परिचालन व्यवस्था में कौन से ट्रांसफार्मर के सहायक को लगभग शॉर्ट सर्किट किया जाता है? तो अभी जब CT जो करंट ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा शॉर्ट सर्किट रखा जाता है, तो इसका आंसर जो होगा वो CT होगा, ए ऑप्शन होगा। 45वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा उपकरण तात्कालिक मूल जब विद्युत मात्रा का संकलन किया जा रहा है जो वह उस समय दर्शाता है? दोस्तों बोला जा रहा है कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट कर रहे हैं तो वो जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमको दिखाता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से दिखाता है? तो दोस्तों वो होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आंसर जो होगा वो बी होगा 45 का। आप लोग याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होती है वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 44 की अगर बात करें, एक ऐसा उपकरण है जो पृथ्वी और अपने सापेक्षता को इलेक्ट्रिकल सर्किट के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि इंसुलेशन मेज़र करने की बात हो रही है कि इंसुलेशन किससे मेज़र करा जाएगा, तो यहाँ पर मैगर से मेज़र किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन जो होगा वो बी होगा, मैगर। 47वें क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं और 47वें क्वेश्चन में है, मूविंग आयरन का प्रयोग किस रूप से किया जाता है? तो मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं दोस्तों वो AC और DC को मेज़र करते हैं, दोनों को, और जो मूविंग कॉइल होता है वो केवल DC को मेज़र करता है। इसी टाइप से अगर इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो वो केवल AC को मेज़र करता है। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पर हम लोग बढ़ते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? तो आप लोगों को पता होगा kWh। आपके घर की जो रीडिंग होती है मीटर की वो kWh या किलोवाट आवर में ही होती है, तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 49, परमानेंट मूविंग कॉइल उपकरण में नमी बल किस चीज़ से उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पर परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट की बात बोल रहा है, वहाँ पर बोला है डैम्पिंग कैसे यूज़ करी जाती है, तो डैम्पिंग एडी करंट डैम्पिंग होती है, याद रखिए। थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में थोड़ा बहुत ज़्यादा हिंदी यहाँ पर यूज़ कर ली गई है। टेक्निकल टर्म्स इनको इंग्लिश में यूज़ करने थे, फिलहाल ऐसा इन्होंने किया नहीं, लेकिन यहाँ पर डैम्पिंग की ही बात करी जा रही है, तो एडी करंट डैम्पिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पर बढ़ते हैं। 50 पर लिखा है एमीटर सर्किट में के ढंग से जोड़ा जाता है। तो एमीटर आप सभी को पता होगा सीरीज़ में जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछे वोल्टमीटर कैसे जोड़ा जाता है तो वो समांतर में जोड़ा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि फ्रीक्वेंसी मीटर कैसे जोड़ा जाता है तो वो भी समांतर में जोड़ा जाता है। CT अगर करंट ट्रांसफार्मर पूछे तो आपको सर्किट के सीरीज़ में जोड़ना है। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं दोस्तों जिनको जोड़ने का तरीका फिक्स होता है। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं। सेकंड पार्ट आपका मैंने बना दिया है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपके दोस्तों का नॉलेज बढ़ेगा। और बस इतना ही आपसे बोलना है। धन्यवाद।